आदरणीय राम कुमार जी हमारे विधायक इंद्री से पहले राज्यसभा के सदस्य रहे, 2 बार विधायक बनने का अवसर मिला और आपकी सेवा में है, आपके दुख सुख में है। आदर के योग हमारे वाइस चांसलर जी सुरेश कुमार मल्होत्रा जी, रजिस्ट्रार है सुरेश सैनी जी, विजय कपूर जी जो किसान क्लब के अध्यक्ष हैं, और हमारे कंवल सिंह जी जो अग्रेसिव प्रोग्रेसिव किसान है, और मैनपाल जी, और प्रिय प्यारे बच्चों और बहनों और भाइयों, आज पहला अवसर है स्थापना दिवस का और महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल का। इस पे मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अपना क्षेत्र जो है हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर 200 प्लस देश है। अगर सारे देशों की एक बार 100 एकड़ जमीन छान ले विश्व के अंदर, तो कल हिंदुस्तान के पास 30 एकड़ है, यानी कि दुनिया की सबसे फर्टाइल जमीन भारतवर्ष की है। और इसके साथ मौसम बहुत है। यहाँ पर देसी भाषा में कहते हैं भाई 3 ऋतुएं आती हैं, जिसमें चमासा और उसके बाद फिर सर्दी फिर गर्मी, और हमारी फसलें भी 2 होती हैं। वैसे तो रबी और खरीफ कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं साड़ी सोनी। साड़ी में गेहूं आती है और सावनी में धान आता है, उसके साथ और भी फसलें हैं। कई बार हमारे को अपनी परंपरा के हिसाब से चीज जल्दी समझ में आ जाती है। और मुझे नहीं पता था मैं कृषि मंत्री बनूंगा और विधायक बनूंगा। मैं तो एक अक्सर गांव का रहने वाला, एक गांव में रहने वाला एक साधारण आदमी था। पहले तो पशु चलाते थे, जंगल में घास नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, कोई चारा नहीं काटते थे, बस जंगल में चला रहे और बाड़े में बाड़ दी। और फिर रात को 2 बजे फिर ले जाते थे उनको जंगल में, उसको पसर बोलते थे, भाई भैंसों की पसरे। और उसके बाद फिर गोरे में आके दार काट के गरम दूध ले जाते थे। और खेती का जो सिस्टम था वो एक ही फसल हुआ करती थी अपने देश में, वो था मतलब बदवाड़ रखते थे और उस समय गिर दबा देते थे। ना तो टेबल था और ना खाद था, कुछ नहीं था। तो वो बदवाड़ की फसल हमारी बेरड़ बोली, मोटा मक्की, बाजरा, ज्वार, ये मोटी फसलें थी। और फिर देश के अंदर हमारे अंदर फूड प्रॉब्लम आई। देश में बंसीलाल जी का राज था। कुछ पुलिस वाले घर आए, तो भाई कैसे आए, जो कहते क्यों लुको रखी, क्यों कौन लुकोएगा, आपने क्यों ज्यादा रख ली, सरकार को दो। तो वो भी टाइम देखा भाई, अपने देश में फूड प्रॉब्लम का भी सामना किया। और देश में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी हुए, उन्होंने सोमवार का व्रत भी रखा। भाई एक टाइम के तो दाने बचाओ, व्रत का मतलब तो यही था। यानी कि देश के अंदर फूड प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं यहाँ करनाल डीवी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरे को एक बात याद है। तो उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो रेट बढ़ा है गेहूं का 50 पैसे, 50 पैसे क्विंटल, यानी कि रुपया नहीं। किसी पत्रकार ने पूछ लिया उससे, प्रधानमंत्री जी रेट तो थोड़ा है। वो कहने लगी ये एसेंशियल आइटम है, ये खाने के काम आता है। अब किसान बेचारा क्या करे, किसान सारी चीज तो जो एसेंशियल आइटम ही पैदा कर रहा है। क्योंकि आप देखिए जितना भी अनाज था, मोटा अनाज, गेहूं तो कम थी, बेरड़ हुआ करती थी उस टाइम। अपने लोग बाजरा, मक्की, ज्वार की रोटी खाते थे। लेकिन उस टाइम बीमारी नहीं थी, बीमार भी इक्का दुक्का कोई हुआ करता, और उसके लिए भी वैद्य था, और वो 2-2.5 किलोमीटर पे जाके कहीं अपनी दवाई देते थे, फैमिली डॉक्टर समझो उसको। लेकिन आज विकास होया। अब पहले तो एक डॉक्टर मरीज का था, डॉक्टर सारे मरीज को खुश करता था, एक मरीज एक आदमी। अब डॉक्टर कान का अलग, आंख का अलग, हड्डी का अलग, गुर्दे का अलग। अब डॉक्टर भी कितने हो गए,
अब बीमार एक और डॉक्टर अनेक। अब ये कृषि क्षेत्र में ये भी बात आ गई। अब खेती तो पहले एक ही थी, बाग का पेड़ था, अम्बी थे, बरूद थे। अब ये भी अलग अलग हो गए, पशुपालन अलग हो गया, बागवानी अलग होगी, एग्रीकल्चर का सिस्टम गेहूं का अलग हो गया। अब इसके अंदर भी बहुत बड़ी जगह है। हमारे देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र ही खत्म कर सकता है। इतना बड़ा दायरा हमारे देश के अंदर है कृषि क्षेत्र का, यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी दूर हो सकती है। अब साथियों, कृषि तो बहुत बड़ी चीज है। जैसे हमारे देश का डेमोक्रेसी सबसे बड़ा है ना, ऐसे कृषि क्षेत्र सबसे मजबूत और बड़ा है। अब कोरोना काल आया था, सारी चीजें फेल हो गई, तो क्या नहीं फेल होया? कृषि। तो इसलिए कृषि तो उत्तम है। हमारे यहाँ बुजुर्गों ने बहुत पहले एक बात कही थी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार चाकरी भीख नदान। ये बात किसने कही थी? ये पूर्वजों ने कही थी। खेती सबसे उत्तम है, लेकिन हमारे देश में खेती को पिछड़ गई। जब तक इसको हम प्रथम स्थान पर ही लेके आएंगे तो देश की बेरोजगारी दूर नहीं होगी। इसके अंदर हम सब मिलकर काम करेंगे। अब जैसे यूनिवर्सिटी आ गई, हमारा संबंध जापान से भी है, अब ऑस्ट्रेलिया से भी है, हमारा इंग्लैंड से भी है और अमेरिका से भी है। ये हमारे डॉक्टर साहब की, प्रिंसिपल साहब, वाइस चांसलर साहब का प्रयास है। अब ये प्रयास करेंगे। ये जैसे हमारे विधायक जी ने भाषण दिया, भाई विटामिन चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो अनाज से चाहिए, गेहूं से, चने से। शरीर तो जो खून का जो बनना सिस्टम है वो अनाज से होता है। प्रोटीन की भी जरूरत है, सब चीज की जरूरत है, वो अलग बात है। लेकिन हमारी खेती देश के अंदर प्रथम रहे। हरियाणा कृषि प्रधान देश है और प्रदेश है, और देश कृषि प्रधान देश है। अब हरियाणा के अंदर ज्यादा अवसर है एग्रीकल्चर के बढ़ने के, और हम समझते हैं भी इसी तरह से इंस्टीट्यूट अगर बढ़ते रहे और हम सब इकट्ठे बच्चे जो आज अब ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे, खेती बाड़ी के बारे में ज्यादा प्रसार करेंगे। इसमें मच्छी पालन भी है, बागवानी भी है और कई और क्षेत्र भी है। हम इसमें सबसे बढ़ेंगे। मेरे को तो लिख के दिया था ये कुछ और मैं बोल गया कुछ और। अब मैं तो अपने तरीके से बोल गया। मेरे को तो इस बात की जानकारी नहीं थी। मैं तो पहाड़ी हूँ, मैंने अड़ भी चलाया, लेकिन आज कृषि मंत्री बन गए। इस बात की जानकारी हमारे को नहीं थी। भाई खेतों में पहले 10-10 हड़ थे, 8-8 हड़ चलाते थे। सवेरे हम रोटी लेके जाते थे हड़ियों की, उसमें पेड़ी भी थी बैलों की, 1-1, 2-2 पेड़ी थी। और आड़ियों को लस्सी के साथ मिश्री, रोटी, गठा और नमक, ये हमारा टैग थी। लेकिन अगर हम सोचे पूर्वजों का जो सिस्टम था वो आज भी इस समय भी वो प्रशंसनीय है। यानी कि जो आज डेवलप हुआ वो तो बीमारी है, और जो पूर्व में था वो स्वस्थ था। हम मोटा अनाज खाएं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। मोटा अनाज कैसे? आपकी थाली में एक रोटी आ गई जो हाथ से टूट गई, इसका समझो वो जल्दी हजम हो जाएगी, और जो हाथ से भी टूट गई वो पेट में भी गड़बड़ करेगी। वो एक किस्म का ये टेस्ट है। आप खाना खाते हो, जब आपकी हाथ से खाना खाया जल्दी टूट गया वो जल्दी हजम हो जाएगा, और जो टूटी तरह खींच रहे हो आप रोटी को, वो आपको दिक्कत देगा। इसलिए गेहूं हमारे को ज्यादा नुकसान देती है और मोटा अनाज हमारे को फायदा देता है। हम अपने आप को शुरू करें, मोटे अनाज को खाएं और स्वस्थ रहें। आपको ना शुगर होगी ना बीपी होगा, आप ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और खेती बाड़ी के फल फ्रूट जो आज हम बागवानी के इसमें आए हैं, ये महाराणा प्रताप के नाम से सिफारिश मैंने की। क्यों की थी? हमारे देश के बहुत महापुरुष हुए। अब जो वीर योद्धा है, अब शिवाजी महाराज है, आप जानते हो
280 लड़ाई लड़ी, एक भी नहीं आया, तो क्या उसके नाम से संस्था नहीं होनी चाहिए? और महाराणा प्रताप एक ऐसा युद्ध लड़ा जो अपने से ज्यादा ताकतवर था। मैं कहूंगी उसका क्षेत्र तो 3 लाख किलोमीटर का क्षेत्र था अकबर का, इसका 3000 था। कितना फर्क था, और कितनी उसकी सेना थी, इसके पास थोड़ी सेना थी। लेकिन इसकी सेना का सेनापति जो था और आप अकीम खान सूर था, वो एक मुसलमान था। और अकबर के सेनापति कौन था? महाराजा मान सिंह। अब ये हिंदू मुसलमान की भी लड़ाई नहीं थी, ये डेमोक्रेसी की लड़ाई थी, प्रजातंत्र की लड़ाई थी। अगर हम ये कहें भाई प्रजातंत्र का पहला सेनानी कौन था, तो वो महाराणा प्रताप। इसलिए क्या उसके नाम से कोई संस्था लगे, कोई नाम आए तो आना चाहिए। महाराणा प्रताप नाम एक ऐसा है जो दुनिया के अंदर सारे मुल्कों की सेना के सेनापति उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। भाई महाराणा प्रताप ने कैसे लड़ाई लड़ी और कैसे जीती। अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, और यूक्रेन का प्रधानमंत्री क्या करे, राष्ट्रपति, हम तो लड़ाई ऐसे लड़ेंगे जैसे महाराणा प्रताप ने। आज विश्व के अंदर उनका नाम है। इसलिए भाइयों और साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, भाई ये यूनिवर्सिटी है, ये अपने देश के लिए सबसे मॉडल बने, सबसे अच्छा बने। यहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ते ही नौकरी मिले, कोई बेरोजगार न रहे। मैं समझता हूँ जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम ऊंचा करने के लिए आप सबने आपने मेहनत करनी है। और मैं वाइस चांसलर जी से, रजिस्ट्रार जी से और हमारे जो साथी बैठे हैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप कुरुक्षेत्र इसके अपनी यूनिवर्सिटी को, जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है, इसमें आए और अपना मार्गदर्शन करते रहे। और जो सरकारी डॉक्यूमेंट था वो तो मैं घर जाके पढ़ लूंगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।